हाँ जी। तो बेटा जो हमने पहले बात की है करेक्शन फॉर फाइनाइट साइज ऑफ मोलिक्यूल, तो हमें जो ओवरऑल वॉल्यूम अवेलेबल हो रहा है ना रियल गैस के लिए वो है V-B। ओके, तो अब हम बात करेंगे करेक्शन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मोलिक्यूल। जो गैस मोलिक्यूल है जब वो बिल्कुल गैस के अंदर अवेलेबल है, मतलब कि जैसे ये वाला मोलिक्यूल है तो इस वाले पे तो बेटा सारी तरफ से फोर्स लगेगी, ठीक है। मतलब इसको तो हर डायरेक्शन से इस पे तो प्रेशर एग्जर्ट होगा। अगर मैं इस मोलिक्यूल जो अंदर लाई कर रहे हैं ना गैस के, उसका अगर आपको बना के दिखाऊं प्रेशर का जो फोर्स प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वो तो सारी डायरेक्शन से अप्लाई होगा ना, इधर से भी हर डायरेक्शन से प्रेशर एग्जर्ट होगा उस पर, ठीक है। ओवरऑल जो नेट इस पर फोर्स लगेगी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो क्योंकि हर डायरेक्शन से इसको फोर्स लग रही है। बट जो मॉलिक्यूल वॉल की साइड लाई करेगा उस पर अंदर वाली साइड से तो फोर्स लगेगी जो इधर पार्टिकल्स लाई करेंगे। जैसे मैं अगर इसको आपको बना के दिखाऊं डायग्राम, जैसे जो मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा उस पे बेटा देखिए इधर से तो बाकी सारी डायरेक्शन से तो प्रेशर एग्जर्ट होगा, बट इस साइड से तो कोई अप्लाई नहीं हो पा रहा ना। तो इट मीन्स इस वाले जो वॉल साइड मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं उन पे नेट बैलेंस्ड फोर्स लगती है, मतलब ओवरऑल फोर्स ज़ीरो नहीं होती, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है, उस पर कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, उस पर फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए जो ये वाला मोलिक्यूल है इसे बाकी मोलिक्यूल्स अंदर वाले अपनी साइड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर इसको लगा रहे हैं तो इसे अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इस प्रेशर की वजह से एक्चुअल में क्या होगा कि ये इस साइड फिर कम फोर्स लगा पाएगा वॉल पे। अब फोर्स अगर कम लगा रहे हैं तो वॉल पे प्रेशर भी कम लगा रहे हैं, तो इट मीन्स प्रेशर कुछ फैक्टर से रिड्यूस हो गया इसका, ठीक है। तो ये कम प्रेशर लगा पाएगा, इसे हम कहते हैं इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब इंटरनल प्रेशर देखिए किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये एक तो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, हर गैस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है जो भी वॉल के साथ कोलाइड करेगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में, कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। इट मीन्स वो जो इंटरनल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे। दूसरा, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे तो डिपेंड करता ही है, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ जो स्ट्राइक कर रही हैं यूनिट एरिया में वो कितने हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन्स इस फैक्टर से भी हमारे पास क्या आया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल प्रेशर। अगर इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/V², स्क्वेयरिंग हो जाएगी। अगर 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 अगर लिखेंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V², और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के जो कांस्टेंट लिखते हैं हम उसे A मान लेते हैं, A एक वन डबल कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रेशर इस केस में आ रहा है फिर वो क्या आ जाएगा P + A/V²। तो हमारी जो इक्वेशन है वो वन डबल इक्वेशन अब क्या बन रही है, P की जगह P + A/V² आ गया, ओके। एंड वॉल्यूम जो V था उसमें V - B आ गया इक्वल्स टू RT। इट इज़ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो ये हमारी वन डबल इक्वेशन होती है P + A/V², V - B = RT। अगर हम n मोल्स लेके चल रहे हैं गैस के तो यहाँ पे फिर स्क्वायरिंग आएगी n², जो हमने अभी पीछे ड्राइव भी की है ना, n² आ रहा था साथ में, और V - NB, और फिर यहाँ पे भी n आएगा। बुक में नोटेशन बेटा n की जगह पे म्यू यूज़ की है, ये वाला सिंबल। एक ही बात है, कोई ज़रूरी नहीं ये यूज़ करना है, अब तक हम n करते आए हैं तो आप n ही यूज़ करिए उसमें, ठीक है। अब हम करेंगे वन डबल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या है, क्या कमियाँ रह गई थी। सबसे बड़ी कमी इसकी ये थी बेटा कि इसके कुछ रिजल्ट्स ना थ्योरेटिकल वैल्यू जो थी जो डिराइव की थी साइंटिस्ट ने वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं की थी। जैसे क्रिटिकल कोफिशिएंट की हमने वैल्यू निकाली थी एक लेक्चर में, RTC/PCVC, वो 8/3 आया था, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू तो 8/3 है, मतलब 2.66 है, बट एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू लगभग 3.77 मिली थी,
तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू मैच नहीं की। और जो ये क्रिटिकल वॉल्यूम है वो हमने लास्ट लेक्चर में उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, डिराइव किया था, Vc इज इक्वल टू 3b, बट एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 2b मिल रही थी। तो ये भी जो है इनकरेक्ट है, मतलब मैच नहीं किया थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एक क्या है कि जो वंडरबल कॉन्स्टेंट्स हैं ए एंड बी, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर के साथ साथ इनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है। और कंडेंसेशन जो होता है ना, तो ये जो वंडरबॉल इक्वेशन है इससे कंडेंसेशन के बारे में कुछ नहीं पता चलता कि कंडेंसेशन कब स्टार्ट होता है। ओके और एक वंडरबॉल इक्वेशन में जब हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चले थे ना कि मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स, एज्यूमिंग मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर, मतलब रिजिड स्फीयर मान के चले थे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इसलिए बी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। So that is all about the van der Waals equation of a state of a gas. Thank you.